और हम आपको बताएं कि जॉइंट सीपी राजेश खुराना वहां पर मौजूद हैं जो मुखातिब होना चाह रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी लग रही है वहां पर, लेकिन लोग बड़ी तादाद में वहां मौजूद हैं, पुलिस एहलकार और उनकी फैमिलीज भी उनके साथ मौजूद हैं। कुछ पुलिस एहलकार, कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने अपील की थी, उनसे आके ये कहा था और उनसे मुखातिब हुए थे कि ये मुश्किल वक्त है, हमें हिम्मत से काम लेना है, ये वक्त भी निकल जाएगा। लेकिन उनकी किसी भी अपील का कोई असर नहीं हुआ। पुलिस वाले वहीं पर डटे रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। वी वॉन्ट जस्टिस के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगातार इंसाफ की मांग यहाँ पुलिस एहलकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये सोचिए कि इंसाफ की गुहार किस लिए लगाई जा रही है। जिस मंदिर में जाया जाता है इंसाफ मांगने के लिए, यानी कि कोर्ट, और वहाँ जिनके ऊपर इंसाफ की लड़ाई लड़ने का जिम्मा होता है यानी कि वकील, वो और पुलिस एहलकार ही आमने सामने हैं। आप सोचिए सिचुएशन किस तरह की है और आम आवाम इस वक्त क्या सोच रही होगी कि किस तरह से मुहाफिज और इंसाफ करने वाले ही आमने सामने हैं। चलिए खबर हम आपको और तफसील से बताएंगे, और जब यहाँ पर जॉइंट सीपी खिताब करेंगे तो आपको ले चलेंगे हम। लेकिन फिलहाल दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं हम। समाज के लिए कुछ करने की चाहत हो, मन में खिदमत करने का जज्बा हो, तो फिर ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, आपका स्टेटस क्या है। मायने रखती है तो सिर्फ आपकी ईमानदारी, कोशिश और विल पावर। अब हम आपको ऐसी टीचर से रूबरू कराएंगे जो अपनी सरकारी ड्यूटी के बाद सामाजिक ड्यूटी भी पूरी कर रही हैं। तालीम पर सबका हक है, ये पाठशाला यही पैगाम दे रही है। ये ना किसी सरकारी स्कूल की पाठशाला है, ना फीस देकर चल रही कोई ट्यूशन क्लास, बल्कि उन गरीब बच्चों को तालीम याफ्ता करने की एक पहल है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। ये पाठशाला चलाती है संगीता फरासी। पेशे से टीचर है, लेकिन तालीम को पेशा नहीं मानती। इसीलिए जिस सरकारी स्कूल में इनकी तैनाती है वहां बच्चों को पढ़ाने के बाद अलकनंदा नदी के किनारे ये पाठशाला लगाती है। इस स्कूल के बच्चे की छुट्टी हो गई है, जिसके बाद कभी बरामदे में तो कभी मैदान में ये खाना बदोश बच्चे पढ़ते हैं। मुझे ये कार्य करते करते 2 साल हो चुका है, और ये बच्चे सड़कों पर भीख मांगा करते हैं, जो कि एक मन को कचोटता है कि मैं एक शिक्षक होते हुए बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को जो समाज से कटे हुए हैं, इनके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे मन में एक दिन विचार आया कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो मैं इनके घरों पे जाती रही, मतलब मुझे इसमें कम से कम 6 महीना लग गया, इनके घर तक जाना, वहां से आना। इन बच्चों को स्कूल तक लाने की राह आसान नहीं थी, क्योंकि स्कूल आने के लिए ना तो बच्चे तैयार थे और ना ही इनके कुनबे वाले, क्योंकि ये बच्चे दिन भर भीख मांगते हैं। संगीता बताती हैं कि बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए इन बच्चों के कुनबों को रोटी कपड़ा मुहैया कराना पड़ा, ताकि पेट पालने की परेशानी तालीम पर भारी ना पड़े। फिर भी बच्चों ने स्कूल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो शाम को 2 घंटे क्लास लगाने की तरकीब निकाली गई। इनके पेरेंट्स को मैंने जागरूक किया कि मैं आपको जो ये मांग के लाते हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, जो भी हो। इस एवज में वो लोग मेरे पास आने लगे, जिसमें फिर मैंने इनको खाना पीना कपड़े सब प्रोवाइड किया। नगर पालिका में एडमिशन करवाया, वहाँ कम से कम 6 महीने इन लोगों ने स्कूल पढ़ा, लेकिन ये अपने घुमंतु होने के कारण उस में ज्यादा टिक नहीं पाए और ये लोग वहाँ से छूट गए। इन बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फिर से मैंने कहा स्कूल नहीं जाओ, लेकिन एक शाम की इवनिंग क्लास जो है उसको यहाँ पे नदी के किनारे बैठ के पढ़ाती हूँ। इस पाठशाला में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों से या सड़क किनारे रहते हैं।
अब ये बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। यहाँ पे ABCD सिखा, 1 2 3 सिखा, ABCD सिखा। लखनऊ। इन बच्चों को समाज और तालीम की मेन स्ट्रीम से जोड़ने के इस मिशन में धीरे धीरे कई लोग जुड़ गए हैं। कोई शाम होते ही इन बच्चों को उनके घर से स्कूल लाता है तो कोई घर छोड़कर आता है। बच्चों को हुरूफ इल्म के साथ स्किल से जुड़े काम भी सिखाए जाते हैं ताकि ये अपने रज़क चलाने के लिए भीख ना मांगे। मैंने इनको देखा है, लेकिन बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ और लगातार आती हूँ। शुरुआत से लेकर के हमारी इन बच्चों के साथ में केवल एक यही सोच रही है कि इन बच्चों को हम समाज की एक मुख्य धारा में जोड़ सकें। पढ़ना लिखना ये हमने अपनी पहली प्राथमिकता रखी थी कि इन बच्चों को कुछ सिखा सकें, लेकिन जैसे जैसे हम इनके साथ आगे बढ़ता गया हमारा प्रोग्राम और काफ़ी सारी समस्याएं भी इस बीच में आई, तो अब हम केवल ये चाह रहे हैं कि ये बच्चे केवल समाज में रहने का तरीका थोड़ा सीख सकें। तालीम सबका हक है और हुकूमत भी चाहती है कि हर बच्चा पढ़े। इसके लिए हुकूमत हर साल करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, लेकिन खाना बदोश और घूमते बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है और हुकूमत के पास ऐसी कोई इजाफी बंदोबस्त नहीं है। ऐसे में संगीता फरासी जैसी टीचर इंस्पिरेशन भी देती है और आईना भी दिखाती है कि हर काम हुकूमत पर छोड़ना क्या सही है, कुछ जिम्मेदारियां समाज की भी तो है। कपिल पवार, जी मीडिया, श्रीनगर। आपने आपसी भाईचारे की कई तकरीब देखी होंगी। आज हम आपको कुछ इसी अंदाज की शादियां दिखाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में शादी का एक ऐसी तकरीब देखने को मिली है जहां सभी मजहब के जोड़ों की शादी हो रही है। यहां रहने वाले मंसूर कुनबा आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है। शादी की खुशगवार तकरीब जिसमें बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं। निकाह के दौरान कुरान पाक की सूरतों के साथ शादी के मंत्र भी गूंज रहे हैं। बेटियों को उनका हमसफर मिल रहा है, जिसके बाद वे चिड़िया की तरह आंगन से परवाज करने लगेंगी। वालिद के कंधों पर बोझ को हल्का करने में मंसूरी खानदान का अहम रोल है, जिनकी कोशिशों से हर मजहब की बेटियों और बेटों की शादी एक ही टेंट के नीचे हो रही है। 2007 में मेरी बच्ची की शादी थी, तो मैंने सोचा कि दहेज एक गलत रिवाज है, तो इसे हटाया जाए। तो मैंने दहेज हटाओ और बेटी पढ़ाओ उस तर्ज पे चलते हुए दहेज का जो पैसा बचा था उसके लिए सोचा था कि इन पैसों को सामूहिक विवाह सम्मेलन करके तो उसी टाइम पर मैंने 52 जोड़े समथिंग 2007 में किए। तो वो दहेज का पैसा था जो मैंने उनमें लगाया। उसके बाद में एक परिपाटी बन गई। हमने सोच रहे हैं कि जब भी मेरे घर में मेरे बच्चों की किसी की भी शादी हो तो ना तो दहेज दूंगा ना दूंगा, और जो बचेगा वो मैं इसके अंदर खर्च करूँगा। तेजाजी चौक में सभी मजहब के नौजवानों की मुफ्त शादी तकरीब किसी मिसाल से कम नहीं है। शास्त्री नगर के रहने वाले निजाम मंसूरी ने 15 साल पहले जहेज की मुखालफत का बड़ा बीड़ा उठाया था। उनकी सोच थी कि एक ऐसी पहल की जाए जिससे सभी मजहब की बेटियों और बेटों की शादी एक छत के नीचे हो सके, जिसमें कम खर्च हो, दहेज का नाम न हो और बेटियां इज्जत के साथ घर से रुखसत हो जाएं। मंसूरी खानदान अब तक 5 तकरीबात के जरिए 238 जोड़ों की शादियां करवा चुका है। मैं हिंदू समाज से होते हुए मेरा वो साथी है निजाम भाई, मैं उस परिवार को तहे दिल से आभार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा मिशन समाज के अंदर एक मिसाल कायम करने के लिए रखी है। इससे हमारे भीलवाड़ा शहर में ही नहीं, इसका संदेश पूरे राजस्थान में प्रयास। बिना दहेज के हुए 5वें इज्तिमाई शादी तकरीब में सौरगर, पठान, मंसूरी और शाह समेत दीगर मज़ाहिब के 55 जोड़े हमसफर बने। विदाई तकरीब में कांग्रेस और बीजेपी समेत दीगर तंजीम के अहम लीडरान और मजहबी रहनुमा मौजूद रहे।
मंसूरी खानदान के इस कदम को सब सलाम कर रहे हैं, जिन्होंने मजहब और जात को पीछे छोड़कर एक छत के नीचे खुशियों का बगीचा लगा दिया और बिना जहेज के नए जोड़ों को अपनी तरफ से तोहफा देकर उन्हें इज्जत के साथ विदा किया। मंसूरी खानदान की ये कोशिश मजहब के नाम पर सियासत करने वालों के लिए एक सबक है। मोहब्बत की बात कीजिए जनाब, नफरतें तो हर चौराहे पर मिल जाती हैं। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा। मामले को लेकर कल्बे जवाद फिलहाल मुखातिब कर रहे हैं, सीधा आप में ले चलते हैं और एक दूसरे को मीटिंग खत्म हो गई है। हाँ, मीटिंग खत्म हो गई। तो मौलाना कल्बे जवाद साहब है शिया मजहबी रहनुमा, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो अंदर जो बात हुई है वो उसमें यही है कि कैसे इस फैसले के बाद अमन कायम रखना है, उसको लेकर। तो अभी आपने शिया धर्मगुरु हैं कल्बे जवाद, उनको आपने सुना है। मुख्तार अब्बास नकवी के रेजिडेंस पर ये मीटिंग चल रही थी, जहां पर शिया सुन्नी दोनों ही फिरके के जो धर्मगुरु हैं या फिर जो दानिशवरान हैं उनको बुलाया गया, बातचीत की गई है फैसला आने से पहले। इस तरह की अलग अलग मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। अयोध्या तनाजे पर फैसले को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर जो मीटिंग चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है और इस मीटिंग का आखिर मकसद क्या था। फिलहाल ये लग रहा है कि अयोध्या मामले को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिस तरह से अभी आपने कल्बे जवाद को सुना, और तमाम जो लोग हैं अभी एक एक करके मीटिंग से फिलहाल बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ ज्यादा नहीं बताया जा रहा है मीटिंग को लेकर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आरएसएस से भी जो जिम्मेदारान हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो अहम मीटिंग इस हवाले से मानी जा रही है। माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर यह मीटिंग हो रही थी, जहां पर तमाम जो मुस्लिम दानिशवरान हैं, धर्मगुरु हैं, उनको बुलाया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे नुमाइंदे शुएब रजा सीधा मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में? बिल्कुल बुशा, देखिए 3 लोगों ने हमसे बात की है, उसमें अभी कल्बे जवाद साहब की बातों को भी सुना। उसके अलावा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं कमाल फारूकी, उन्होंने बयान दिया बाहर आकर। और उसके अलावा पूर्व जो चेयरमैन हज कमेटी ऑफ इंडिया के कैसर सलीम साहब, उन्होंने भी कहा। तीनों ने एक बात कही कि बड़ा पॉजिटिव था रिस्पांस इस मीटिंग को लेकर, और जो भी मुस्लिम दानिश्वर इसमें शामिल है, क्योंकि आरएसएस के जो बड़े लीडर हैं कृष्ण गोपाल हो या रामलाल हो, वो भी इस मीटिंग में है। इनके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी भी इस मीटिंग में शामिल है। तो महमूद मदनी भी इस मीटिंग में शामिल रहे, वो भी कुछ देर पहले निकल कर चले गए। तो जो निकल कर बातें सामने है उसमें यही है कि कैसे अयोध्या का जो फैसला आने वाला है उसमें किस तरह से एक तरीके से अमन और शांति का माहौल रहे। कुछ और लोग भी आए हैं। सर, क्या बातचीत रही का रिस्पॉन्स है इसमें? देखिए, ये एक वाद संवाद रखा गया था। तमाम जितने जिम्मेदारान हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, अलग अलग सेक्ट्स के जो हेड हैं, वो सब यहाँ तशरीफ लाए थे। मैं बाहैसियत जानशीन उत्तराधिकारी सज्जाद नशीन बारगाह गरीब नवाज सैयद दीवान सैयद जैनुलाब्दीन साहब की हैसियत से इसमें शिरकत की थी मैंने, और हमारी काउंसिल ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल, उसकी हैसियत से मैंने शिरकत की थी, चेयरमैन की हैसियत से। इसमें तमाम मुसलमानों के नुमाइंदे भी मौजूद थे और आरएसएस के नुमाइंदे भी थे। जनाब नकवी साहब ने मीटिंग बुलाई, हम इस मीटिंग का वेलकम करते हैं। मौजूदा जो हालात हैं मुल्क के, उसमें इस तरीके का वाद संवाद होना बहुत सख्त जरूरत है, और एक दूसरे से वाद संवाद होता है तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी होता है, जो भी वक्त की जरूरत है हालात के हिसाब से। इसमें हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे वाद संवाद होते रहें। हम एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन गैप था वो खत्म किया जाए, जो अविश्वास का जो माहौल था और बना हुआ है वो भी कम किया जाए। और मौजूदा जो दौर में जो रिसेंटली जो जजमेंट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जो बाबरी मस्जिद और अयोध्या को मसले को लेकर के, उसके लिए हम सब लोगों ने यूनानिमसली सब लोगों ने एक ही राय दी है और सब एक ही राय पे पहुंचे हैं तमाम लोग। आरएसएस के नुमाइंदों की भी यही राय है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी आए, हम सब लोगों को बहसीत हिंदुस्तानी उसको कबूल करना है, उसको सर आंखों पे रखना है और अपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। रूमर्स के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। खास तौर से मैं तमाम हिंदुस्तानियों से, तमाम मजहब के मानने वालों से, खासतौर से नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि वो सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज सर्कुलेट होती है उससे बचें। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी।
और हमारी कौम की तरक्की होगी। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो तमाम मजहब को फूलों के गुलदस्ते की तरह सजाए हुए रखा है और दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग, हम हमारी काउंसिल से भी अपील करेंगे जिसमें हिंदुस्तान की तमाम दरगाहें जुड़ी हुई हैं, कि अपने अपने एरिया में एक अपील करें और ये अपील करें कि तमाम लोग इस फैसले को वेलकम करें और अपने जज्बात को कंट्रोल करें। एक सवाल ये कि आरएसएस के जो लीडर थे उनकी बातों से आप पूरी तरह तमाम मुसलमान जो उलेमा या जो दानिशवर थे मुत्तफिक है पूरी तरह? देखिए, उनके जो भी व्यूज आए हैं उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। मैं ही नहीं, तमाम जितने लोग अंदर बैठे थे, तमाम महमूद मंदी साहब, कल्बे जवाद साहब, दूसरे दीगर अफराद भी थे, तब हम लोग सब सेटिस्फाई इसलिए हैं कि उनकी सोच भी यही है, कोई भी जजमेंट आए, किसी के पक्ष में आए, लेकिन सबको अमन व अमान की फिजा बनाए रखनी है, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी है और उसका वेलकम करना जजमेंट। तो बिल्कुल बुशरा, देखिए तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं जी। और इससे पहले हमने कमाल फारूकी की जो बयान था वो भी सुनवाया और अजमेर से आए हुए हैं, उसके अलावा निजामुद्दीन दरगाह से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अलग अलग मसलक के जो दानिश्वर हैं मुस्लिम, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो इस मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं। एक ही मैसेज सबका है कि अच्छी बातचीत रही, मैसेज यही देने की कोशिश हुई कि जो अयोध्या पर जो भी फैसला आए, जो भी किसी के भी पक्ष में आए, उसको हार और जीत के तौर पर नहीं देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, उसके बाद कैसे अमन कायम रहे मुल्क भर में, कैसे शांति रहे, इसको लेकर एक रणनीति यहाँ पर हिकमत अमली तैयार की गई है। बिल्कुल शेब, लगातार हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग्स का दौर जो है वो लगातार जारी है। ये तो अभी मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर हुई है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि अयोध्या में भी इस तरह की बातें कही गई हैं, अलग अलग जगहों पर भी ये बातें कही जा रही हैं। सरकार की तरफ से भी इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया ना सामने पेश आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बेहद सेंसिटिव मामला है और दशकों बाद इस पर फैसला आने की एक उम्मीद जगी है। बिल्कुल बुशा, देखिए जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा कि उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा, जो सुनवाई थी वो मुकम्मल हुई और यह तय हुआ कि हो सकता है कि 17 नवंबर से पहले ये फैसला सुना दिया जाए, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है गोगोई साहब वो रिटायर हो रहे हैं। तभी उसके बाद ही लगातार अलग अलग तंजीमों के जरिए इस तरह की मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। कुछ ही दिन गुजरे हैं जब हमने देखा था कि तकरीबन 80 से ज़्यादा जो मुस्लिम है, हालांकि वो आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रमंच से ही जुड़े हुए थे, लेकिन एक मीटिंग हुई थी आरएसएस की उनके साथ कि कैसे एक समाज में एकता बनी रहे, अमन और शांति बनी रहे, इसकी कोशिश करनी होगी। 3 दिन पहले जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत है उनकी तरफ से भी, और मुजफ्फर साहब क्या रहा मीटिंग में और किस तरह का मैसेज देने की कोशिश हुई? मेरे ख्याल में जितने भी वहाँ पर लोग आए थे, सारे उलमा और दरगाहों से जो लोग आए थे, उन्होंने भी सबने एक ही बात कही कि इस वक्त जो होने वाला है, जो फैसला, उसको मतलब एक सेंस के साथ और मोहब्बत के साथ उसको लेना चाहिए। और तो कोई नई बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है ये इनिशिएटिव अच्छा था कि एक डायलॉग पैदा हुआ, आरएसएस के लोगों ने अपनी बात की। जो मुस्लिम दानिश्वर या उलेमा थे उनका किस तरह से रिएक्शन था? मुतमईन है वो तमाम बातों से आपसी जो बातचीत रही? अभी तो ये तो उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। उनके हाथ में सिर्फ इतना है कि अमन अपनी बातों से, अपने अमल से, अपने पैगाम से कायम रखें। उन्हें कोई नहीं चाहता। सरकार को किस तरह से देखना चाहिए, इसको लेकर के कोई सुझाव वगैरह दिया गया है? ये तो सरकार का काम है। मुझे लगता है ये तो यही लोगों ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पे लगाम रहना चाहिए, कोई अफवाहें ना फैली जाए, क्योंकि अफवाह जो है वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो बुशरा, तमाम जो लोग हैं जो इस मीटिंग में शामिल है वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। हालांकि अभी हमें देखना होगा कि जो मुख्तार अब्बास नकवी है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, और क्या आरएसएस के जो लोग हैं कृष्ण गोपाल और रामलाल जी, क्या वो भी बात करेंगे, क्या ये भी देखना होगा। हालांकि ये बात सही है कि जितने भी लोग बाहर आए वो इस बातचीत से मुतमईन है और वो इसी बात को दोहरा रहे हैं बार बार कि जो बड़ी पॉजिटिव बातचीत रही है और कैसे एक रोड मैप बनाया जाए जो ग्राउंड लेवल पे भी लोगों तक बात पहुंचे। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही है उन पर ध्यान न दे, इस तरह की कोशिश यहाँ से बार बार शहर में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत फोकस है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले वक्त में भी जितनी भी अफवाहें फैलाई गई वो सोशल मीडिया के जरिए थी। व्हाट्सएप भी उसका हिस्सा माना जा सकता है और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले पर किसी भी टीवी चैनल पर कोई डिबेट तक ना हो। तो तमाम तरह के हम ये देख रहे हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं।
देखिए, जाहिर सी बात है कि जो फैसला है उससे लोगों के जज्बात जुड़े हैं, भावनाएं जुड़ी हुई है, आस्था से लोग जोड़कर उसको देखते हैं। तो यकीनन इस तरह के इकदाम उठाने पड़ेंगे, इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोग बेदार रहे, जिससे लोग जागरूक हो। और किसी भी तरह की अगर आगे चलकर, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं कि जो इसकी फैसले की आड़ लेकर नफरत फैलाने की कोशिश करे, तशद्दुद कई जगहों पर इस तरह की कोशिश करे कि तशद्दुद हो, तो इन तमाम चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। हम बेदार रहे, जागरूक रहे और कोर्ट का जो फैसला है उसको हार और जीत के तौर पर ना देखें। ये एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश हो रही है। आरएसएस और मुस्लिम जो दानिश्वर यहाँ पर जुटे हुए हैं कि इसको हार और जीत के तौर पर ना देखकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको एक फैसले के तौर पर, एक हुक्म के तौर पर देखा जाए। अब यही देखना होगा कि आज चूंकि बहुत करीब आ चुकी है फैसले की घड़ी, कुछ ही दिन के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा, तो अभी से इस तरह की कोशिश, एक भूमिका बनाने की कोशिश हो रही है ताकि एक एकता और अमन भाईचारे का पैगाम पूरे मुल्क में जाए, लोग जागरूक हो। जाहिर सी बात है, और ये देखना होगा कि कोशिश कितनी रंग लाती है। उम्मीदें करेंगे कोशिश रंग लाए और लगातार तमाम लोग जो अपील कर रहे हैं उसका असर आवाम पर हो, और इंतजार अब फैसले का है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।